तो दोस्तों हम लोग यूरोपियन कंपनी का आगमन से देख लिए थे 1857 तक का क्वेश्चन मॉक 1 देखे थे। हम लोग मॉक 2 देखेंगे जो कि 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है, जो यूरोपियन कंपनी से लेकर के 1857 तक का है। भारत में जब यूरोपियन कंपनी आए थे वहां तक हम लोग 50 क्वेश्चन ऑलरेडी मॉक 1 में देख चुके थे। अभी आज के क्लास में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति को किसने मजबूत किया था। यानी कि भारत में पुर्तगाली जब आए तो समुद्री शक्ति को किसने मजबूत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क किया था। क्या आंसर हो जाएगा? अल्बुकर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। तो आपको याद रखना है, सॉरी, अल्बुकर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अल्बुकर्क। ठीक है, यानी कि भारत में पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति, यानी कि जो समुद्र में शक्ति था, यानी कि जहाजों पर जो शक्ति था भारत में, पुर्तगालियों के पास था। और किसने ज़्यादा मजबूत किया था? तो वाटर पॉलिसी लाकर, ब्लू वाटर पॉलिसी ला करके अल्बुकर्क ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है। ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की अगर बात किया जाए तो ब्लू वाटर पॉलिसी तो आप लोग जानते हैं कि अल्बुकर्क ने लाया था। और अल्बुकर्क किसने? तो पुर्तगाली पुर्तगाली था। यानी कि अल्बुकर्क कहाँ का था? तो पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी का जब भी चर्चा होगा तो यहाँ पर पुर्तगालियों का चर्चा होगा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? तो पुर्तगाली लाए थे। अल्बुकर्क उसमें श्रेष्ठ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंग्रेजों और मुगलों के बीच स्वर्ण फरमान किसने प्राप्त किया। यानी कि अंग्रेजों और मुगलों के बीच, यानी कि अंग्रेज और मुगल के बीच में स्वर्ण फरमान किसने प्राप्त किया था। तो स्वर्ण फरमान प्राप्त करने वाले जो थे सर थॉमस रो थे। यानी कि न क्लाइव था, न हॉकिंस था, ये सर थॉमस रो थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बम्बई अंग्रेजों को दहेज में किससे मिली थी। बम्बई जो था अंग्रेजों को दहेज में किससे मिली थी। तो स्पेन से मिली थी? नहीं। फ्रांस से मिली थी? नहीं। पुर्तगाल से मिली थी? तो पुर्तगाल से मिली थी। तो यस, पुर्तगाल की जो रानी थी कैथरीन, उससे शादी करने के एवज में दहेज में बम्बई अंग्रेजों को मिला था। और अंग्रेज जो ताज था वो क्या कर दिया था, वो अंग्रेज कंपनी को ये दे दिया था कि इस पर आप लोग ये कीजिएगा। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो रानी थी, यानी कि प्रिंसेस थी कैथरीन, उससे शादी की है अंग्रेज के राजा। और अंग्रेज के राजा इसको कंपनी को दे दिया और वहाँ पर उसका शासन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है भारत में। तो यह डुप्ले था। डुप्ले का नाम आप लोग सुने होंगे, कौन था? तो डुप्ले था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डुप्ले ही वास्तविक संस्थापक था फ्रांसीसी का भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 तक चला था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको याद रखना है कि इसका 48 से 54 तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 48 से 54। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 से 54। 48 से 54 तक कर्नाटक युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों के विजय का कारण था। यानी कि तृतीय कर्नाटक, तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के विजय का कारण क्या था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में विजय का कारण जो था वांडीवास का युद्ध था। ठीक है, वांडीवास की जीत जो थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वांडीवास जीत। तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के जो बीच था वांडीवास में, वो पूरा वास कर दिया गया था। फ्रांस वहां से खत्म ही हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वांडीवास की जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर का शासक जिसने अंग्रेजों को सबसे अधिक चुनौती दी। मैसूर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों को सबसे अधिक चुनौती दी। तो आपको पता होना चाहिए कि हैदर अली था, कि टीपू सुल्तान था, कि कृष्णराज था। तो आपको याद रखना है कि मैसूर का जो शासक जिसने अंग्रेजों को सबसे अधिक चुनौती दी थी वह हैदर अली था। ठीक है, हैदर अली और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही
आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों के साथ इन्होंने 3 मैसूरी युद्ध लड़ा, ठीक है। और तीनों में पहला तो हैदर अली ही पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई थी, हराया था। फिर दूसरे युद्ध में हार गया था हैदर अली और मारा गया था। टीपू सुल्तान तीसरे में संधि किया गया था, और उसके बाद चौथे में जब इसके वाइफ को और बच्चे को कैद कर लिया जाता है तो टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में 1899 में मारा जाता है, 1799 में मारा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु, जैसा कि हमने उपरोक्त क्वेश्चन में बताया कि 1799 में इसको मारा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि टीपू सुल्तान 99 में मारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1799 में टीपू सुल्तान मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सहायक संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय व्यापार बढ़ाना था। सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य तो व्यापार बढ़ाना था ही नहीं, अंग्रेजों का सुरक्षा देना था, बिल्कुल नहीं था। भारतीय राज्यों पर नियंत्रण करना था, यानी कि धीरे धीरे जितने भी भारतीय राज्य थे उस पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा करके नियंत्रण में लाना था। यानी कि सहायक संधि यह कहता है कि सहायक संधि किसी भी राज्य पर अपना अधिकार जमाने का एक पहला सीढ़ी था, यानी कि भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना कि आप हमसे सहायक संधि कीजिए कि जब कभी आपको जरूरत पड़ेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे और मेरा आधिपत्य रहेगा, आपके राज्य पर नियंत्रण रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय राज्यों पर नियंत्रण के लिए था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो ये वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग ही जो थे जो कि भारतीय प्रशासन का जनक इनको कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग जो भारतीय प्रशासन का जनक कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग। तो आपको नाम याद रखना है कि भारतीय प्रशासन का जनक कहा जाता है किसको, वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक सुधार किसके समय हुआ। यानी कि न्यायिक सुधार की बात अगर आता है तो न्यायिक सुधार किसके समय में हुआ था। तो क्लाइव के समय में तो बिल्कुल नहीं हुआ था, हेस्टिंग के समय में बिल्कुल नहीं हुआ था, कार्नवालिस के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि कार्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि पुलिस व्यवस्था का शुरुआत न्याय ये जो उपरोक्त क्वेश्चन देखे हैं कि न्यायिक सुधार किसके समय हुआ था, तो कार्नवालिस के समय। तो पुलिस व्यवस्था की भी शुरुआत जब हुई थी तो कार्नवालिस के समय में ही हुई थी। किसके समय में हुई थी, तो कार्नवालिस के समय में। ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर सही हो जाएगा, कार्नवालिस के समय में न्यायिक व्यवस्था पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की हुई थी। इसके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए थे जो कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने पर जोर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्ती कहाँ लागू नहीं हुआ था। यानी कि कभी कभी पूछ देता है कि सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्ती कहाँ लागू हुआ था। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू नहीं हुआ, यानी कि कहाँ पे लागू नहीं किया गया था। तो आपको बताना है कि कहाँ लागू नहीं हुआ था। तो बंगाल में तो हुआ ही था, आप लोग जानते हैं, बिहार में ही हुआ था, उड़ीसा में ही हुआ था। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्ती था। और कहाँ पे नहीं था, तो पंजाब में नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू नहीं हुआ था। तो आपको इतना याद रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लगाया गया था, ये पंजाब के क्षेत्र में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवारी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। महालवारी व्यवस्था की अगर बात करें तो महालवारी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। तो कहाँ लागू हुई थी, तो ये मद्रास के क्षेत्र में। बंगाल तो अस्थायी बंदोबस्ती था, ठीक है, और उत्तर भारत के क्षेत्र था, और बम्बई में अस्थायी बंदोबस्ती नहीं लगा हुआ था, रैयतवाड़ी था, और ये मद्रास वाले क्षेत्र में ये लगा हुआ था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महालवारी कहाँ लगा था, तो मद्रास वाले क्षेत्र में लगा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ये किसानों से संबंधित था, ठीक है, किसानों पर टैक्स थोपे जाते थे। तो रैयतवाड़ी जो होगा और किसानों से संबंधित, जमींदारों से संबंधित नहीं था, तालुकदार से, कंपनी से रिलेटेड नहीं था, किसानों से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। यानी कि अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। तो सबसे बड़ा प्रभाव की अगर बात किया जाए तो औद्योगिकरण था, बिल्कुल नहीं, औद्योगिकरण नहीं था, किसानों का शोषण था। यही उपयुक्त आंसर है कि किसानों का शोषण, भू राजस्व नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, तो किसानों का शोषण था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं लिया गया। कभी कभी पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा राज्य सबसे पहले लिया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सतारा लिया गया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं लिया गया था। तो सतारा तो फर्स्ट पे हो जाएगा, फिर झांसी भी लिया गया था, और
नागपुर भी लिया गया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से मैसूर नहीं लिया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि मैसूर नहीं लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी को किस आधार पर अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो लैप्स सिद्धांत के आधार पर हम लोग उपरोक्त क्वेश्चन में देखें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत पर झांसी को हड़प लिया गया था। तो लैप्स सिद्धांत के अनुसार लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था। तो कारतूस था, या वेतन था, या भारतीय राज्यों का विलय था, या भत्ता था। तो अगर राजनीतिक पूछेगा, अगर सिपाही पूछेगा, कानूनी अगर पूछेगा तो कारतूस हो जाएगा, क्योंकि कारतूस पर चर्बी लगा रहता था जिसके लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक शब्द दे दिया गया राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था, तो भारतीय राज्यों का विलय, भारतीय राज्यों का जो विलय हो रहा था उसके अनुसार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राज्यों के विलय के कारण ही 1857 में विद्रोह का कारण बना था, राजनीतिक कारण बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में अवध को किस आधार पर मिलाया गया था। तो 1857 में अवध को किस आधार पर, जिस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रहा था उसी समय 1857 में अवध को किस आधार पर, तो इसको यह घोषित करके मिलाया गया था कि यहाँ पर कुशासन है, प्रशासन अच्छा नहीं है, कुशासन हो रहा है, शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसको जबरदस्ती बोल करके अवध को कब्जा कर लिया गया था। तो कुशासन के आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी कुशासन के आधार पर अवध को 1857 में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध विलय का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। अवध विलय का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पड़ा। तो अवध विलय का प्रभाव जो था सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो पड़ा वो किसानों पर नहीं पड़ा था, सिपाहियों पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अवध विलय के कारण ही सिपाहियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह का धार्मिक कारण क्या था। तो इसका धार्मिक कारण अगर देखा जाए तो कर तो धार्मिक कारण में कहीं तक नहीं आता है। ईसाई मिशनरी, जो ईसाई मिशनरी था ये धार्मिक कारण था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई मिशनरी उस समय खोले जा रहे थे। तो धार्मिक 1857 का विद्रोह जो था धार्मिक कारण यही था, ईसाई मिशनरी आपको लगा करके आना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कारतूस में चर्बी किस जानवर की थी। तो कारतूस में जो चर्बी था वो भैंस का नहीं था, गाय और सूअर था, जिसके कारण गाय जो पवित्र होता है किसके लिए होता है, तो गाय जो होता है वो हिंदू के लिए होता है। ठीक है, और जो अगर सूअर की बात करें तो सूअर जो होता है वो मुस्लिम के लिए पवित्र होता है। तो ये दोनों के लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये दोनों, कारतूस में चर्बी किस जानवर की थी, तो गाय और सूअर की थी, जिसके कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के इसका विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि लखनऊ का जो विद्रोह था वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये हजरत महल, आपको पता होना चाहिए कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। नाना साहब तात्या टोपी भी थे, कुंवर सिंह, इनको आपको याद रखना है कि बिहार का नेतृत्व किए थे। कहाँ का नेतृत्व किए थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुंवर सिंह जो थे वो बिहार का नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे किससे जुड़े हुए थे। तो तात्या टोपे किससे जुड़े हुए थे, तो क्या झांसी से जुड़े हुए थे, नहीं। तात्या टोपे झांसी से नहीं, कानपुर से जुड़े हुए थे, नहीं, ग्वालियर से जुड़े हुए थे। तात्या टोपे ग्वालियर से जुड़े हुए थे, और यहीं पर झांसी की रानी गई थी इनसे हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, और यहीं से इनको हेल्प मिला था। और जुड़े हुए क्वेश्चन देखिए, तात्या टोपे किससे जुड़े हुए थे। जब ग्वालियर, तो तात्या टोपे कानपुर के थे और ग्वालियर में झांसी की रानी के साथ लड़ाई किए थे, और झांसी की रानी के साथ ये सहयोग किए थे, यानी कि ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सभी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये घुमा दिया है कि तात्या टोपे किससे जुड़े हुए थे। तो ये सभी से जुड़े हुए थे, झांसी से भी जुड़े हुए थे, कानपुर से भी जुड़े हुए थे, ग्वालियर से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो 1857 का विद्रोह असफल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एकता का अभाव था। तो ये भी था, एकता का अभाव भी माना जा सकता है। अगर इतिहास पढ़ा जाए तो इसमें दिखता है कि एकता का भी अभाव था, कि जो कि 11 तारीख को जो आंदोलन होना था, 31 तारीख को आंदोलन जो होना था वो 11 तारीख को ही आंदोलन हो जाता है। तो इसके कारण एकता का अभाव था, आधुनिक हथियारों की कमी भी थी, उनके पास हथियार भी नहीं थे। सीमित क्षेत्र तो नहीं कह सकते हैं, तो सीमित क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आधुनिक हथियारों की कमी, एकता का अभाव और सीमित क्षेत्र, यानी कि कम सीमित
तीनों, मेरे अनुसार तीनों सही आंसर हो जाना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी आंसर, हाँ सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी 1857 का विद्रोह के असफल होने का कारण था कि एकता का अभाव भी था, आधुनिक हथियारों की कमी भी थी और सीमित क्षेत्र भी था। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो बी डी सावरकर जो थे इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञान दिया था। तो आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 को क्या कहा? अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 को क्या कहा था? तो यह अंग्रेज इतिहासकारों ने क्रांति तो नहीं ही कहा था, इसको युद्ध भी नहीं कहा था, सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। ठीक है, सिपाही विद्रोह का नाम दे करके उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एकमात्र सिपाही विद्रोह था, सिपाही नाराज थे इसलिए विद्रोह किए। तो अंग्रेज इतिहासकार इसको थोड़े हल्के में लेते हैं और 1857 को क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बाद सेना में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो भारतीय बहुमत बढ़ी तो नहीं, भारतीय यूरोपियन सैनिक बढ़े तो हाँ। 1857 के बाद सेना में उनको लगा कि नहीं, ये मुट्ठी भर जो भारतीय हैं, मतलब कि भारतीय ज़्यादा थे लेकिन वो परिपक्व नहीं थे ना, ट्रेंड नहीं थे ना, तो ये लोग हम पर हल्ला बोलेंगे। तो उस समय यूरोपियन सैनिक बढ़ गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यूरोपियन सैनिक बढ़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1858 के अधिनियम से क्या प्राप्त हुआ? 1858 के अधिनियम से क्या प्राप्त हुआ? तो वायसराय तो प्राप्त हुए ही हुए थे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल तो खत्म हुआ था और कंपनी का शासन आ गया था, यानी कि जो कंपनी का शासन जो था, जो कंपनी के हाथ में था, वो शासन किसके हाथ में चल गया था? तो क्राउन के हाथ में चला गया था, यानी कि डायरेक्ट जो क्राउन थी इंग्लैंड, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। तो यही इंपॉर्टेंट था ऑप्शन नंबर सी, कि जो कंपनी का शासन था वो किसके हाथ में चला गया था बागडोर? तो क्राउन के हाथ में चला गया था, उसको रिपोर्ट करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो हुई थी 1858 में ही हुई थी। 1857 के विद्रोह को देखते हुए जो घोषणा किया था कि कंपनी का शासन अब हमारे हाथ में आ जाएगा, यानी कि महारानी के हाथ में, क्राउन के हाथ में चला जाएगा। तो 1858 में ही यह घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक कौन बना? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रतीक था वो कौन बना? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक जो बनाया गया वो वायसराय को बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के बाद किस नीति पर जोर दिया गया? तो 1857 के बाद किस नीति पर जोर दिया गया? तो अहस्तक्षेप नीति, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करना है, अहस्तक्षेप नीति पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। फूट डालो और राज करो नीति किसके बाद तेज हुई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसके बाद तेज हुई थी? तो 1857 के बाद ये फूट डालो राज करो की नीति तेज हो गई थी। और 1905 में तो ये पूरी तरह दे गया था, जब ये कर्जन के समय, ठीक है, कर्जन के समय ये तो फूट डालो राज करो की नीति बहुत ही चरम सीमा पर था। बंग भंग जो दिखाया गया था, जो कि पूरे बंगाल को बांटा जा रहा था, बंगाल और बिहार उड़ीसा को अलग किया जा रहा था, बंग भंग जिसको नाम दिया जाता है, फूट डालो राज करो की नीति उस समय चरम सीमा पर था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1857, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति का आधार क्या था? तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति का जो आधार था वो मैकाले मिनट था। ठीक है, वुड्स डिस्पैच लोग ऑप्शन मार करके आ जाता है, लेकिन मैकाले मिनट्स जो था ये शिक्षा नीति का जो मूल आधार था। शिक्षा नीति का आधार क्या था? तो मैकॉले मिनट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने आने से किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? अंग्रेजों के आने से किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? तो सबसे अधिक जो नुकसान हुआ था वो कपड़ा का हुआ था। अंग्रेज जब आए थे तो कपड़ा का यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और अपने यहाँ ले गए, तो सबसे ज़्यादा जो दोहन हुआ था भारत में वो कपड़े का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाने का उद्देश्य था। भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाने का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटेन का हित था, यानी कि ब्रिटेन कच्चे माल यहाँ से एक्सपोर्ट करके और वहाँ पर विकास करना, यानी कि आज के डेट में ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब डेवलप्ड कंट्री जो है और हम लोग अभी डेवलपिंग है, यानी कि विकासशील है और वो लोग विकसित हो चुका है, वो भारत का ही देन है कि वो लोग विकास, यूरोपियन कंट्री जो भी हैं वो भारत का ही देन है, वो विकसित हो चुके हैं और हम लोग विकासशील हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ब्रिटेन के हित में था वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का बाजार किसके लिए बनाया गया? भारत का बाजार किसके लिए बनाया गया था? तो भारत का बाजार जो था ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बनाया गया था। जो भी यहाँ से कच्चे माल जाते थे वहाँ से ब्रिटिश में बन करके आते थे और भारत में बेचे जाते थे, यानी कि भारत के लोगों का
सामान ले जा करके वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके और भारत में ही बेचा जाता था। यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बाज़ार भारत में था और भारतीय लोग इसको मूलतः खरीदते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों की पहली सैन्य जीत बंगाल में किसके विरुद्ध थी? अंग्रेज़ों की पहली सैन्य जो जीत थी बंगाल में किसके विरुद्ध माना जाता है? तो यह किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला के विरुद्ध माना जाता है। जो आप लोग सुने होंगे कि एक ही 146 लोगों को बंद कर दिया था, 123 लोग मर गए थे, वही सिराजुद्दौला के समय जो पहली सैन्य बंगाल की जीत जो माना जाता है सिराजुद्दौला के समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पहली जीत वही थी। प्लासी युद्ध का तत्काल कारण क्या था? तो वही प्लासी युद्ध में वो हार जाता है, ठीक है। और निर्णायक जो फाइनल जो जीत था वो तो बक्सर का युद्ध था। तो प्लासी युद्ध का तत्काल कारण क्या था? तो प्लासी युद्ध का तत्काल कारण जो था कासिम बाजार था, ठीक है। कासिम बाजार के कारण ही ये युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कासिम बाजार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस नीति से भारतीय शासकों को कमजोर किया था? अंग्रेजों ने किस नीति से? तो सैन्य नीति से। सैन्य कहीं भी कुछ होता था तो सैन्य को अच्छा, डी आंसर दिया हुआ है, यानी कि सैन्य तो भेजा ही जाता था लेकिन कूटनीति भी उसमें रहा। कूटनीति का ज़्यादा प्रयोग करते थे। जैसे कूटनीति में अगर देखा जाए तो फूट डालो, फूट डालो और राज करो की नीति कूटनीति का ही था, ठीक है। कूटनीति ही माना जाता है। तो फूट डालो राज में तो एक कूटनीति, तो कूटनीतिज्ञ से ही इन्होंने भारत शासकों को कमजोर करना शुरू कर दिया। एक दूसरे राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का करके लड़ा करके इन्होंने ये सब शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 के बाद अंग्रेज बने, क्या बने? व्यापारी बने, शासक बने, सैनिक बने, जमींदार बने? तो व्यापारी तो पहले थे ही, सैनिक इनके अंडर में ही था और जमींदार इनके अंडर में ही था और शासक बन गए वो। पूरे 1765 जो प्लासी का है, 1765 में क्या हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था और पूर्णतः बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में तो पूर्ण शासक बन गए, पूर्ण शासक, ठीक है, पूर्ण शासक बन गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि पूर्ण शासक 1765 के बाद अंग्रेज पूर्ण शासक बन गए। भारत में अंग्रेजी सत्ता का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो यह बक्सर का युद्ध था। कौन सा था? बक्सर का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल पद कब बना? भारत का गवर्नर जनरल पद जो बना था 1773 में बना था। गवर्नर जनरल का पद जो था, भारत का गवर्नर जनरल, पहले बिहार, बंगाल और मुंबई का गवर्नर जनरल होता था। फिर बाद में 1773 में क्या हुआ था? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण किस अधिनियम से बढ़ा? ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण किस अधिनियम से बढ़ा था? तो यह पिट्स इंडिया एक्ट से बढ़ा था, ठीक है। आपको याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट से ही भारत पर ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व बढ़ा था, नियंत्रण बढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान था, तो जो व्यापार समाप्ति का था, तो बिल्कुल नहीं, व्यापार समाप्ति का नहीं था, शिक्षा की अनुमति थी। इसमें जो चार्टर एक्ट 1813 था, इसका मुख्य प्रावधान था शिक्षा की अनुमति, यानी कि शिक्षा देना है, में इस पर विचार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण था। तो अंग्रेजों की सफलता का जो मुख्य कारण था, उनका संगठन अच्छा था, उसका तकनीक अच्छा था, लड़ाई करने का तकनीक जो था बेहतर था, और कूटनीति का, जैसे फुट डालो राज करो को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि, ये सब जो कूटनीति जो था, आपस में लड़ाना राजाओं को, भारत में ही लोगों को एक दूसरे को भड़काना, ये सभी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह ने किस युग का अंत किया? 1857 के विद्रोह ने किस युग का अंत कर दिया था? तो कंपनी शासन का युद्ध, कंपनी शासन, जैसा कि हम लोग उपरोक्त क्वेश्चन में भी देखे थे कि क्राउन कंपनी से कहाँ चला गया था, ट्रांसफर होकर के ये क्राउन के पास पावर चला गया था, तो कंपनी टू क्राउन चला गया था। तो ये विद्रोह ने किस युग का अंत कर दिया? तो कंपनी का जो शासन था उसको पूरी तरह अंत कर दिया था और एक नया युग, यानी कि औपनिवेशिक शासक, यानी कि क्राउन का जो दौर शुरू हो गया, ये शुरू हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे जो एग्जाम ऑफ पॉइंट से, किसी भी एग्जाम के, बिहार का हो चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, ये स्टैटिक जो होता है इतिहास जो है, यूरोपियन कंपनी के आगमन से लेकर के 1857 तक का जो विद्रोह हुआ था वहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो यहाँ मतलब कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन ये मॉक 1 और मॉक 2 को देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर ये 100 क्वेश्चन कर लिया जाता है तो यहाँ से 5-10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है।
कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा ना। तो पूरी कहानी को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया था और इस क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे वीडियो और भी बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन करना है डेली एक टारगेट रख लीजिए कि 50-100 क्वेश्चन हमको करेंगे तो रिवाइज होता रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ करके बीच में 2 महीना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं तो बीच में वो छूट जाता है। तो लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को एक बार ये सारे क्वेश्चन को बीच में जो टॉपिक अगर देखें तो वहाँ से हम लोगों को उस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन यानी कि 15-20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का अगर सेट लगाते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, निखरते रहें। जय हिंद।